नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आरओ प्रीवियस ईयर परीक्षा का जो आपका श्रृंखला चल रही है उसमें भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान यानी कि पॉलिटी से जुड़े हुए 50 एमसीक्यू आज और आपको देखने को मिलेंगे जो आरओ की विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बार बार ये प्रश्न रिपीट होते हैं और इस बार भी यहाँ से प्रश्न रिपीट होंगे और ये 15 से 20% जो प्रश्न पिछले ईयर के रिपीट होते हैं, अगर आप इनको तैयार कर लेंगे तो तकरीबन आपको 30 से 40% सिलेबस और तैयार करना होगा, जिससे आपका प्री एग्जाम बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। लगभग आपको 60 से 70%, अगर जनरल कैटेगरी में है तो आपको 60 से 70% तक प्रश्न सही करने होते हैं और आपका टारगेट 70% तक होना चाहिए मिनिमम प्री एग्जाम क्लियर करने के लिए। अगर आप 70 का टारगेट अचीव कर लेते हैं तो आपका बहुत ही आसानी से प्री एग्जाम क्लियर हो जाएगा और फिर आप मेंस एग्जाम में अगर 60 से 65 अंक लेकर आएंगे प्रतिशत में तो निश्चित रूप से आप बहुत ही नजदीक होंगे अपने सिलेक्शन के। तो पार्ट 2 ये है। पार्ट 1 आप पहले कर चुके हैं जिसमें आपने 50 एमसीक्यू देखे हैं। आज 50 एमसीक्यू और आप देखने वाले हैं। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आरओ प्रीवियस ईयर पेपर, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। और इससे पहले कि मैं आपको आगे का टॉपिक पढ़ाऊं तो आप एक चीज सुन लीजिए कि यूपी पीसीएस आरओ 2023 पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है जिसकी ओरिजिनल फीस थी 1180 रुपए, जो अभी आपको नहीं देनी है। नवरात्रि ऑफर चल रहा है, मात्र 325 रुपए में आप इस बैच से अभी जुड़ सकते हैं। इसमें आपको हिंदी, इतिहास, भूगोल, करंट, पॉलिटी, कंप्यूटर, यूपी जीके की सभी पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट पीडीएफ, मॉक टेस्ट पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो बहुत ही अच्छा मौका है, मात्र 325 रुपए में आप इससे जुड़ सकते हैं अगर आपको इस भर्ती की तैयारी करनी है। आरओ बैच 2023 सभी टॉपिक्स की आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी, सभी पीडीएफ बुक्स प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 289 पर मैसेज कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर भी जुड़ सकते हैं। ऑफर सीमित समय के लिए है तो जल्दी जुड़िए यूपीपीएससी आरओ 2023 पीडीएफ बैच से मात्र 325 रुपए में। तो 51 प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है किसी भी परीक्षा के लिए जिसमें पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्न आते हैं, वहां के लिए राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्यों की जानकारी होना आपके लिए बेहद जरूरी है। पहला बिंदु है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दूसरा बिंदु है राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तीसरा बिंदु है सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और चौथा है आपका दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। बताइएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। देखिए जो पहला बिंदु है आपका संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा बिंदु जो है राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यह गलत है। दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की काउंटिंग नहीं होती है, सिर्फ एक सदन की काउंटिंग होती है जिसको विधानसभा कहा जाता है। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही बात है। और दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही बात है। तो 1 और 3 4 किस ऑप्शन में सही है? डी ऑप्शन में सही है। तो आपका 51 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2001 का प्रश्न है। 2013 तक यह परीक्षा यूडीए एलडीए के नाम से होती थी, उसके बाद यह परीक्षा आरओ के नाम से होने लगी है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे कौन से हैं? आपको बताना है कि भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे कौन से हैं? दिल्ली और चंडीगढ़ है, दिल्ली और पुडुचेरी है, दिल्ली तथा दमन एवं दीव है, चंडीगढ़ तथा पुडुचेरी है। बताइएगा यूपी आरओ प्री 2017 का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों का भाग लेने का अधिकार दिया गया है, और इसका उत्तर आपको पिछले प्रश्न में ही मिल गया होगा, दिल्ली और पुडुचेरी। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है?
उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 का प्रश्न है। डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ही आसान प्रश्न है अगर आप करंट अफेयर्स और थोड़ी सामान्य जानकारी सही से रखते हैं। और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राजनीतिक प्रमुख, मंत्रिपरिषद सहित। यूपी आरओ मेंस 2013 का प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? 54 का तो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति। क्लियर आपको? भारत का राष्ट्रपति बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। राज्यसभा का उपसभापति, भारत का महान्यायवादी, लोकसभा का अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? और 55 का तो सही उत्तर है आपका वो डी होगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। एक बार ऐसा हो चुका है। और एक बात और यहां पर आप ध्यान देखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी उपलब्ध ना हो तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसको चुना जाएगा, ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। अगला प्रश्न है आपका कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए है तथा दूसरा कारण आर है। कथन ए है आपका कि जब कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित होगा। बताइएगा कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचन होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित होगा। तो क्या कथन सही है? अगला कारण दिया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपरोक्त वक्तव्यों के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? ए और आर सत्य है तथा आर ए का मान्य स्पष्टीकरण है। दोनों ए और आर सत्य हैं परंतु आर ए का मान्य स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है किंतु आर गलत है। ए गलत है क्योंकि आर सही है। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2010 का प्रश्न है। बहुत ही आसान उत्तर है इसका आपके लिए। 56वां प्रश्न है आपका और इसका सही उत्तर है आपका ए, दोनों कथन सत्य है। देखिए, कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति तभी निर्वाचित होगा जब वो राज्यसभा के सदस्य होने की अहर्ताएं पूरी करता होगा। क्लियर आपको? और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्लियर आपको? तो ए और आर दोनों आपके बात सही हो जाएंगी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों में से कौन सा सही है? राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। बताइएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों में कौन सा सही है? बताइएगा। 57 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और 57 का तो सही उत्तर है आपका वो ए है, केवल एक सही है। ठीक है, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, लेकिन राज्य की विधायिकाओं के सदस्य इसमें भूमिका नहीं निभाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि भारत का उपराष्ट्रपति, क्या भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। उपराष्ट्रपति के पास पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। राष्ट्रपति के पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चयन करना है। और ये यूपी एलडीए यूडीए प्री 2010 का प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में कौन कौन से कथन सत्य हैं। और 58 प्रश्न का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिएगा, भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी होता है, बिल्कुल सही बात है। पहले पे तो राष्ट्रपति होते हैं। दूसरा है उपराष्ट्रपति के पास पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य नहीं है। इनके पास उपराष्ट्रपति वाला कोई कार्य नहीं है, लेकिन ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो दूसरा भी सही है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। तीसरा भी सही है। राष्ट्रपति के पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते
राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सभी चारों। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? अनुच्छेद 70, 72, 74, 75, यूपी यूडीए एलडीए प्री 2001 का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है, यानी कि बताता है। और 59 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, अनुच्छेद 75। क्लियर आपको? और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। इनमें से केवल एक सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक ना ही दो, केवल दो सही है। बताइएगा, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और 60 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? देखिए, केवल एक सही है। संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? देखिए, 61 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा 20। बी क्या? बी 25 वर्ष। 25 वर्ष क्यों होगी? देखिए, जो लोकसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम अर्हता है वही प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम योग्यता होती है। क्लियर आपको? तो 61 का आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? 2003 का प्रश्न है। देखिए, अब तो कई लोग, दो लोग और जुड़ गए हैं इस लिस्ट में। एक तो आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह और आपके वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये दो लोग और जुड़ गए हैं जो एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। और 62 का तो सही उत्तर है आपका डी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू भी एक से अधिक बार बने हैं, इंदिरा गांधी भी बनी है, गुलजारी लाल नंदा भी बने हैं और अटल बिहारी वाजपेयी भी बने हैं। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया है? देखिए, प्रश्न ऐसे भी बार बार पूछे जाते हैं। 1 नंबर पर जवाहरलाल नेहरू, दूसरे पर लाल बहादुर शास्त्री, तीसरे पर गुलजारी लाल नंदा, चौथे पर इंदिरा गांधी और 5वें पर अटल बिहारी वाजपेयी? बताइएगा, 63 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 3, 4, 5। एक से अधिक समयांतर के बाद, यानी कि एक कार्यकाल बीच में गैप हो गया और फिर दोबारा चुने गए। ठीक है, तो इसमें आ जाएंगे गुलजारी लाल नंदा जी, इंदिरा गांधी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी। बीच में कोई और बन गया, फिर वो दोबारा बने। ठीक है, तो 63 का आपका सी सही हो जाएगा, 3, 4, 5। गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के प्रधानमंत्री में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह, उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2001 का प्रश्न है। और 64 का जो सही उत्तर है आपका वो डी है, चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, अध्यक्ष योजना आयोग द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा, यूपी यूडीए एलडीए प्री 2001 का प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति की जाती है। और 65 का तो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, भारत में जितनी भी संवैधानिक नियुक्तियां होती हैं वे सभी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। अगला है आपका कि भारत के सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में, लोक विधि संरक्षक के रूप में, सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में या उपरोक्त सभी के संरक्षक के रूप में। उत्तराखंड यूपी यूडीए एलडीए मेंस 2007 का प्रश्न है कि भारत के सीएजी यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं। और 66 का तो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, लोक वित्त संरक्षक के रूप। अगला प्रश्न है आपका कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी होती है
भारत के राष्ट्रपति की, सर्वोच्च न्यायालय की, संसद की, राष्ट्रीय विकास परिषद की? बताइएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी है। 67 का सही उत्तर है आपका सी, संसद की। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, महान्यायाधिकर्ता, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल प्री 2010 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? और 68 का तो सही उत्तर है आपका, वो हो जाएगा सी, भारत का महान्यायवादी। अगला है आपका प्रश्न कि भारत के महान्यायाधीश के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, क्या सही है? उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं, क्या यह सही है? उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, क्या सही है? संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, क्या यह सही है? तो 69 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति और योग्यताएं वही होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। तो 1 और 2 आपका सही है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाकी दोनों गलत है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत करता है? सही उत्तर है आपका बी, आंग्ल भारतीय। 2007 का प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है 540, 545, 550, 555 और 71 का तो सही उत्तर है आपका, वो सी हो जाएगा 550। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2006 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मावलंकर जी, हुकुम सिंह जी, बीडी जत्ती जी, बीवी गिरी जी। उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 का प्रश्न है और 72 का तो सही उत्तर है आपका, वो हो जाएगा ए, मावलंकर जी। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति के मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में 10 सदस्य, राज्यसभा में 2 सदस्य, राज्यसभा में 15 सदस्य या राज्यसभा में 12 सदस्य? बताइएगा। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2006 का प्रश्न है कि राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है और 73 का सही उत्तर है आपका, वो डी है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को। क्लियर आपको? तो यह आपका 73 का डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक और गैर सदस्य होता है? बताइएगा। निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? लोकसभा, राज्य विधानसभा, राज्यसभा, उपयुक्त में से कोई नहीं। यूपी यूडीए एलडीए मेंस 2010 का प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। 74 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है और 74 का तो सही उत्तर है आपका, वो सी हो जाएगा, राज्यसभा। क्लियर आपको? राज्यसभा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? बहुत ही आसान उत्तर है आपके लिए और इसका मैं सीधे आपको उत्तर बताता हूं, बी ऑप्शन 30 वर्ष। अगला प्रश्न है आपका कि राज्यसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, संसद द्वारा चयनित होता है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है? और 76 का तो सही उत्तर है आपका, वो सी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति इसका पदेन अध्यक्ष होता है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया जबकि दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, कारण दिया गया है उसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? 77 का, और इसका सही उत्तर है आपका ए। दोनों सही है। ठीक है, और ए जो कारण आर है वो कथन ए की सही व्याख्या है। ठीक है, 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा आर कहा गया है। पहला कथन है आपका, सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतया नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। कारण आर दिया गया है, इससे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है। तो कथन ए और कारण आर सही है क्या, यह आपको बताना है 78 में, और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन। दोनों बातें सत्य हैं, परंतु जो आर बताया गया है, कारण बताया गया है, वो ए का एक सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, दोनों अपनी जगह बातें सही है कि उसको यात्रा तय करनी है और मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। ठीक है, लेकिन वो इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है, सही व्याख्या नहीं है।
अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया? कर से संबंधित उपबंध, उधार ऋण लेने से संबंधित उपबंध, संचित निधि तथा आकस्मिकता की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। 79 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है और इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। अगला प्रश्न है आपका कि राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? 12 दिनों के अंदर, 14 दिनों के अंदर, 16 दिनों के अंदर, 18 दिनों के अंदर। यूपी आरओ मेंस 2014 का प्रश्न है और धन विधेयक पर लोकसभा का एकाधिकार होता है। ठीक है, राज्यसभा उसे पास करे या ना करे, लेकिन उसे अगर वो इतने दिनों के अंदर नहीं भेजेगा तो उसे पास मान लिया जाएगा। कितने दिनों? 20-14 दिनों के अंदर। अगला है आपका कि वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। बताइएगा वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और 81 का तो सही उत्तर होगा आपका, अभी मैंने आपको बताया था कि धन विधेयक या वित्त विधेयक पर लोकसभा का एकाधिकार होता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? और 82 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2006 का प्रश्न है और 83 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका कि लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर बताइए। ठीक है, तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं यह आपको पहचानना है 84 प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं और टोटल 22 होते हैं। ठीक है, तो 84 का आपका बी ऑप्शन सही है, 15 7 22। यूपी आरओ मेंस 2014 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 126 या अनुच्छेद 139? बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? और 85 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, अनुच्छेद 122। यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल मेंस 2010 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधि मंत्री। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2001 का प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? और 86 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, राष्ट्रपति। केंद्र स्तर पर जितनी भी नियुक्तियां होती हैं, बड़ी नियुक्तियां होती हैं, वो सब भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, लोकसभा की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ? बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, कब की जाती है यह आपको बताना है। और 87 का तो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है? संविधान, न्यायिक व्याख्या, न्यायविदों के मत, संसदीय कानून। यूपी यूडीए एलडीए मेंस 2010 का प्रश्न है कि भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है। और 88 का तो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, न्यायिक व्याख्या। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, जनहित याचिका से, न्यायिक पुनरावलोकन से, न्यायिक स्वतंत्रता से?
यूपी आरओआरओ प्री 2014 का प्रश्न है कि भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। और 89 का तो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, जनहित याचिका से। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था क्योंकि इसका तात्पर्य होता कि एक दूसरा निर्वाचन, निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है, निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता, राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। बताइएगा 90 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2002 का प्रश्न है और 90 का तो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा पहला, इसका तात्पर्य होता एक दूसरा निर्वाचन। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और इसका तीसरा सही होता कि निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता और राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। तो निर्वाचित प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है, इसका कोई संबंध नहीं है इससे। तो 1, 3 और 4 किसमें सही है? सी में सही है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 220, अनुच्छेद 219। यूपी आरओआरओ मेंस 2016 का प्रश्न है कि किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं? और 91 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, अनुच्छेद 213। अगला प्रश्न है आपका किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2006 का प्रश्न है कि किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? और 92 का तो सही उत्तर है आपको सबको पता होगा कि डी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है? 40, 400, 50, 450, 50, 500, 60, 500। बताइएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है? और 93 का तो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, 60 तथा 500। अगला प्रश्न है आपका कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल प्री 2010 का प्रश्न है और 94 का सही उत्तर है आपका सी, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मुख्यमंत्री संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? वह साधारणतया राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चयनित होता है। वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है या चुना जाता है। उसके पास चुना जाता है, ये यहां पर होगा सी में, ठीक है, द्वारा चुना जाता है। और उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। बताइएगा 95 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है कि मुख्यमंत्री संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? और 95 का तो सही नहीं है आपका वो ए ऑप्शन है, वो साधारणतया राज्यपाल द्वारा चयनित नहीं होता है। वो राज्य विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है और जो बहुमत दल के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है, चुना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना करने के लिए उत्तरदायी है? किसी राज्य का विधानमंडल, संसद, राष्ट्रपति, उपयुक्त में से कोई नहीं। यूपी आरओआरओ मेंस 2014 का प्रश्न है और 96 का सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, किसी राज्य का विधानमंडल। अगला प्रश्न है आपका कि धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने माह तक पढ़ा रह सकता है? बताइएगा 97 का सही उत्तर है आपका सी, 3 माह से अधिक तक नहीं, ठीक है। इस कारण जो 3 माह का समय है इसके कारण, और ये विधान परिषद कभी भी किसी भी विधेयक को रोक नहीं सकता, 3 माह तक पड़ा रह सकता है वहां पर, तो इसको विलंबकारी सदन भी कहा जाता है विधान परिषद को। अगला है आपका कि एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट याचिका को कहा जाता है। बताइएगा एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट याचिका को क्या कहा जाता है? हैबियस कॉर्पस, मैंडमस,
प्रोहिबिशन को वारंटो। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2001 का प्रश्न है। रिट के बारे में प्रश्न जरूर आता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। 98 का आपका सही है बी मैंडमस। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? अनुच्छेद 240, 241, 242, 239। यूपी आरओ मेंस 2016 का प्रश्न है 99वां, और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन अनुच्छेद 241। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उच्चतम न्यायालय द्वारा, जिला न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, ए तथा बी दोनों। बताइएगा, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, और 100 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 100 का सही उत्तर है आपका सी उच्च न्यायालयों के द्वारा। ठीक है, उच्च न्यायालय के द्वारा कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। यूपी आरओ प्री एग्जाम 2016 का यह प्रश्न था। तो आपने ये पार्ट 2 किया जिसमें 50 एमसीक्यू देखे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से जुड़े हुए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे किसी भी परीक्षा के लिए, और यहां से हर बार परीक्षा में प्रश्न बनता है। इसी तरीके से आपको पूरी श्रृंखला करवाई जा रही है जिसमें आरओ के प्रीवियस ईयर के पेपर एमसीक्यू करवाए जा रहे हैं। अगर आप सजग हैं अपनी तैयारी के प्रति, अगर आप ईमानदार हैं अपने लक्ष्य के प्रति, तो जरूर जुड़िए हमारे पीडीएफ बैच से। मात्र 325 रुपए में स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कमेंट करके बताइएगा कि इन 50 एमसीक्यू में से आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से तैयारी करिए। संघर्ष भले ही ज्यादा हो पर लक्ष्य आपसे दूर नहीं होगा, यह मेरा वादा है, अगर आप निरंतर परिश्रम करते रहेंगे तो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे पीडीएफ बैच से जुड़ना चाहते हैं, यूपी आरओ पीडीएफ बैच, तो मात्र 325 रुपए में आप इससे जुड़ सकते हैं। नवरात्रि ऑफर चल रहा है, 72% की छूट है। इसमें आपको हिंदी, इतिहास, भूगोल, करंट, पॉलिटी, कंप्यूटर, यूपी जीके, प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट पीडीएफ की बिल्कुल सभी प्रोवाइड करवाई जाएंगी मात्र 325 रुपए में। जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका सपना है इस भर्ती में अपने लिए एक सीट पक्की करने का, प्री एग्जाम क्वालिफाई करने का, तो निश्चित रूप से आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। आपको सभी टॉपिक्स बताए जाएंगे, आपका पूरा मार्गदर्शन किया जाएगा कि किस तरीके से आप परीक्षा में सफल हो सकते हैं।